हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो समझते हैं। 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर होगा ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत मेहनत करके आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बहुत अलग अलग वैरायटी के सवाल आपने कर लिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फील ऑफ करंट। करंट एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है क्या। तुम्हें एक मतलब समझाऊं कि करंट का वर्ड का मतलब क्या, करंट वर्ड का करंट मतलब व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं होता है, एयर करंट भी होता है, वाटर करंट भी होता है, ह्यूमन करंट भी होता है। ह्यूमन करंट, वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एयर करंट, बहुत सारे करंट होते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं ना डैश करंट, डैश में कुछ भी फिल कर देंगे, डैश करंट। डैश करंट इज द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ डैश is called dash current, is called dash current. The rate of directional flow of dash is called dash current. अब अगर मान लो मैं पूछ रहा हूं एयर करंट क्या होता है, तो the rate of directional flow of air is called air current. अगर मैं पूछता हूं कि वाटर करंट क्या होता है, वाटर करंट, जैसे मान लो किसी तालाब में पानी है, तो तालाब में जो पानी होता है ना उसमें वाटर करंट जीरो होता है, क्योंकि वाटर किसी डायरेक्शनल फ्लो में नहीं होती। लेकिन अगर नदी बह रही होती है तो हम वहां पे कहते हैं कि वाटर करंट है, बहुत तेज नदी बह रही है तो हम कहते हैं बहुत तेज वाटर करंट है। तो रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट, इज कॉल्ड वाटर करंट। जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of directional flow of charge is called electric current. The rate of directional flow of charge is called, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। अब जब बात करते हैं करंट, तो आप करंट दो टाइम स्केल में देखेंगे, किसी इंस्टेंट पर देखेंगे और किसी टाइम इंटरवल में देखेंगे। मान लीजिए मैं कहता हूं इन टाइम टी, मतलब टोटल टाइम टी में कितना डायरेक्शनल फ्लो हो गया, कितना चार्ज का फ्लो हो गया, और एट टाइम टी पूछूंगा तो ये किसी इंस्टेंट पे होगा। एट टाइम टी क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे होगा। दिस इज कॉल्ड डैश करंट, यस। तो एवरेज करंट क्या होगा, इन टाइम टी में कौन सा करंट होगा, एवरेज करंट होता है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, बस दैट्स इट। टोटल चार्ज कितना फ्लो किया किसी डायरेक्शन में बटा टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज करंट को डब्बा कंसेप्ट से ये भी कह सकते हैं, बेसिक मैथ में पढ़ाया था, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए उसी चीज का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt कर दो। वास्तविकता में देखोगे तो ये दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि I इंटू dt डेल्टा क्यू होगा, अभी बताऊंगा। दोनों फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम है, अलग नहीं है। दोनों फॉर्मूला एकदम डिट्टो सेम है, अलग नहीं है, अलग बिल्कुल नहीं है। तो बोलिए किसी इंस्टेंट पर अगर मुझे करंट चाहिए होगा तो मैं डिफाइन करूंगा इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। हम डिफरेंशिएशन कब करते हैं, एवरेज निकालने के लिए या इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन, एवरेज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। एवरेज तो होगा कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम, दैट्स इट, दैट्स इट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dq by dt, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज करंट, चार्ज टाइम ग्राफ is electric current, charge time graph is called electric current. The slope of charge time graph is called electric current. Slope of charge time graph is called electric current. The slope of charge time graph is called electric current. Slope of charge time graph is called instantaneous electric current. अच्छा, ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये स्केलर है। स्केलर क्यों है,
डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, इसीलिए क्या है, ये स्केलर है। डायरेक्शन होता है लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर मतलब कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। ये मोटा मोटा बात है, ये मोटा मोटा। अब जो करंट का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट along the flow of, along the flow of, along the flow of या along the motion of, flow या motion बोल देता हूं, motion of पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, या यही लिख देता हूं, एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन टू द, अपोजिट टू द मोशन ऑफ, अपोजिट टू द मोशन ऑफ, अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जिधर जाता है उसके अपोजिट में, और पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उसके डायरेक्शन। निगेटिव चार्ज जिधर जाता है उसके डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज जिधर जाता है सर उसके अपोजिट में, और पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उसके डायरेक्शन में। अब यहां से अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके करंट और चार्ज में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, उसका एक शानदार नाली कंसेप्ट आता है। जहां भी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो वहां पे नाली कंसेप्ट आए, जहां भी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो वहां पे नाली कंसेप्ट आए। जैसे मान लो कि बेटा ये चार्ज है और चार्ज से तुम्हें करंट निकालना, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन आप करोगे, dq by dt इज करंट। डिफरेंशिएशन करना मतलब स्लोप ऑफ qt ग्राफ, ग्राफ इज करंट, स्लोप ऑफ qt ग्राफ इज करंट, स्लोप ऑफ qt ग्राफ इज करंट। मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे करंट मिलेगा। इस ग्राफ का चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, करंट को बताएगा। चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, करंट को बताएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया di by dt तो आपको मिलेगा नाली। गलती से भी करंट को कभी डिफरेंशिएट मत करना, या स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ मत देखना, नहीं तो नाली मिलेगा, नहीं तो नाली मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्या ये और ज्यादा अच्छे से हिट किया अंदर जाके कि ग्राफ तो चार्ज टाइम का भी हो सकता है, करंट टाइम का भी हो सकता है, लेकिन करंट टाइम का करंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको कभी नहीं देगा, करंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको कभी भी नहीं देगा। ठीक है, करंट को अगर इंटीग्रेट कर देंगे, करंट को अगर इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे I इंटू डी टी इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, मतलब एरिया ऑफ करंट टाइम, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ। करंट टाइम ग्राफ का एरिया देखोगे तो बिल्कुल टोटल फ्लो ऑफ चार्ज देगा, है ना। करंट टाइम ग्राफ का एरिया देखोगे तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज देगा, या आई का इंटीग्रेशन करोगे तो डेल्टा ही होगा। और अगर क्यू का इंटीग्रेशन तुमने कर दिया तो नाली मिलेगा। मतलब एरिया ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज नाली, चार्ज टाइम ग्राफ इज नाली, एरिया ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज नाली। अब बताओ इससे तुम्हारे दिमाग का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुआ कि नहीं, कि हमें कौन से ग्राफ का स्लोप देखना है और कौन से ग्राफ का एरिया देखना है। अगर चार्ज टाइम ग्राफ है तो स्लोप देखना है, करंट टाइम ग्राफ है तो एरिया देखना है, उसका स्लोप देख के कुछ नहीं कर सकते। चार्ज टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप ही करंट बताएगा, उसका एरिया नाली बताएगा। बताओ ये एकदम फील वाली बात होती है कि नहीं होती, बताओ एकदम फील वाली बात होती है कि नहीं होती, बताओ एकदम फील वाली बात होती है कि नहीं। सर एक सवाल, करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, current of 0.6 ampere is drawn by the electric bulb for 10 minutes. ठीक है, which one of the following is true for the amount of electric charge that flows through the circuit? मतलब भाई एक बल्ब है और इस बल्ब में करंट फ्लो कर रहा है 0.6 एम्पियर का, तो टाइम बराबर 10 मिनट, मतलब कह सकता हूं 10 गुना 60 सेकेंड में कितना चार्ज गया होगा। पूछा है टोटल चार्ज, पूछा है टोटल चार्ज, पूछा है टाइमलेस बोल दे रहा हूं भाई, मैं बोल कैसा दे रहा हूँ, टाइमलेस। चलो बताओ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, प्यास लग रहा है, एक रोटी खाई थी पानी नहीं पिया, फिर जल्दी जल्दी, है ना। चलो इसका जवाब बताओ।
कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 360 हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए 360 कूलम। बताइए बेटा कैसे करेंगे? सर हम पता है क्या कर देंगे, सर पता है हम क्या कर देंगे, हम जानते हैं कि आई इंटू डी टी इंटीग्रेशन टोटल डेल्टा क्यू होता है, जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है। आई की वैल्यू में दिया है 0.6, मतलब तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। डी का इंटीग्रेशन 0 से 600 सेकंड तक करेंगे तो 0.6 को लिख सकते हैं 6/10। डी का इंटीग्रेशन सिंपल टी आएगा, वो 600 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 36 360 कूलम आंसर है, 360 कूलम आंसर है। ये देखो कैसा था यार ये सवाल, ये बुटकुल सवाल नहीं था तेरा। बोले 74% लोगों ने सही किया, 14% लोग 6 कूलम करेंगे। 6 कूलम कैसे होगा बेटा? 10 मिनट, अच्छा 10 मिनट नहीं पढ़ाए होगा, सीधा 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बुटकुल सवाल था क्या ये? कैसा सवाल था बताइए? बुटकुल सवाल था क्या? ये देखिए, if the amount of charge present passing through the cell in 4 minutes is 480 कूलम, then calculate the current passing through the cell। अच्छा एक बात बताओ, calculate the current passing through the cell, ये instantaneous current पूछ रहा है कि एवरेज? एवरेज। ये बिना इंटीग्रेशन का हो गया, बिल्कुल सही बोलो। मैंने भी कौन सा इंटीग्रेशन किया है? मैंने इंटीग्रेशन किया क्या? मैंने इंटीग्रेशन किया क्या? अरे पूर्वक ये आई कांस्टेंट था, बाहर चला गया, और डी का इंटीग्रेशन टी, तो कांस्टेंट अगर करेंट तो dt को सिंपल t बोल दोगे, तो इंटीग्रेशन हुआ कहां? कहां कोई लॉ बोला? कहां इंटीग्रेशन हुआ पूर्वक? हाँ तूने ये बोला होगा सर हम तो ऐसे किए, i बराबर dq बाई dt, तो टोटल t टाइम में पूछा तो टोटल चार्ज होता टोटल टाइम, तो q बराबर हो गया i इंटू टी, सीधा i की वैल्यू रख दी, t से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि करंट क्या है? कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट है तो आई इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और dt का इंटीग्रेशन सिंपल t होगा। लेकिन यहीं पे अगर आप डायरेक्ट करने जाते और करंट टाइम का फंक्शन दिया होता तो ये नहीं होता, फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता। क्या फील आया? अच्छा से फील आया ना भाई? बिना इंटीग्रेशन के तुम क्यों कर लिए? क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करंट है तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम कांस्टेंट करंट है, तो डी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन करंट अगर टाइम के फंक्शन में दिया होता तो आपको यही करना पड़ता है, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है टाइम के फंक्शन में रख के। क्लियर है क्या बेटा? if the amount of charge passing through the cell in 4 minutes is 480 coulomb, then calculate the current passing through the cell, सेल से कितना करंट जा रहा है ये आपसे पूछा, ठीक है? चलिए, if the amount of charge passing through the cell in 4 minutes is 480 coulomb, then calculate the current passing, तो एवरेज करंट पूछा है। एवरेज करंट होता है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज बोलो 480 बटा 4 गुना 60, 0 से 0 कटेगा, 6 4 24 48, 2 एम्पियर इज योर करंट। अच्छा ये सब सवाल करते हुए आपको एक सवाल मैं और कराऊंगा यहाँ पे आपको ग्राफ का, एक सवाल और कराऊंगा ग्राफ का। ये सब सवाल करते हुए एक बताना कि काइनेमेटिक्स की फील आ रही है कि जैसा वेलोसिटी बराबर होता एक्सीलरेशन बराबर होता है dv by dt, सेम वही स्लोप एरिया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आप लगा रहे हो i बराबर dq by dt में, या dq को रहने दो dt को इधर ले जाओ तो i into dt, वही तो है। पूरी काइनेमेटिक्स वाली फील है कि नहीं? बताओ ये क्या है? The graph of the current versus time is given. If the charge flows through the wire in 7.5 is Q1, 7.5 second. In 7.5 second is Q1, and that flows through the wire in 15 second is Q2. Then ratio of Q1 is to Q2 is. मतलब सवाल करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का आप क्या देख सकते हो? करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का आप क्या देख सकते हो? करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, करंट टाइम ग्राफ का कभी भी गलती से स्लोप मत देखना, कुछ नहीं देता है। एरिया देखना टोटल चार्ज वाला,
अगर मैं इसका एरिया यहां तक निकालूं, ये करंट मान लो आई है, जो 6i बोल दो इसको, तो हाइट आई और ये टाइम तुम्हारा दिया है 7.5, इसको टी मान लो, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हाफ आई इंटू टी, यही तो आएगा तेरा Q1। और इस Q1 को उसने बोला है कि यहां तक जो फ्लो कर रहा है वो चार्ज है Q, और टोटल चार्ज बेटा यहां से यहां तक है ये पूरा, इन 15 सेकंड का मतलब क्या है, इन 15 मतलब 0 से 15 सेकंड के बीच, ये टोटल Q2 है, तो Q2 में क्या आ जाएगा, तो देखो बेटा ये टोटल टाइम आपका है, अगर ये T है तो ये 2T हो जाएगा, डबल टाइम, ये हाइट है, इसके एरिया का आधा ही तो था, तो ये जो टोटल एरिया आएगा यहां से यहां तक पूरा, तो 3 टाइम्स ऑफ Q1 आएगा, लॉजिकली दिख रहा है, तो Q1 बाई Q2 आ जाएगा 1:3, मेरे हिसाब से पूरा निकालोगे तो भी 1:3, ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन ही नहीं है। वाह यार, स्नेहा रुद्राव गलत ऑप्शन, कंचन गलत, वाह तान्या गलत, बाप रे टोटल क्या गजब हो गई, रोहित मुंडल, जोया, मीर, गजब यार, तुमने कैसे सही निकाल लिया यार, सरप्राइजिंग, इसमें बच्चा तो गलत करता ही करता है, इसमें तो बच्चा गलत करता ही करता है, अब आधा बच्चा बोलेगा रिपीट, नहीं समझ में आया, देख बेटा क्या किया, देख ये बोल रहा है इन 7.5 सेकेंड, इन 7.5 सेकेंड, इन 7.5 सेकेंड मतलब यहां से यहां तक, ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक 7.5 सेकेंड, इन 7.5 सेकेंड मतलब यहां तक जो एरिया है, यहां तक जो एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर तुम लिखोगे तो Q1 बराबर क्या लिखोगे, हाफ इंटू 7.5 इंटू 6, यही तो लिखोगे, और Q2 मतलब ये टोटल एरिया, टोटल एरिया में आ जाएगा हाफ इंटू 7.5 इंटू 6 प्लस ये हाइट इंटू बेस, तो ये बेस कितना होगा 7.5, यहां से यहां तक 7.5 इंटू 6, 7.5 इंटू 6, ये टोटल 15 सेकंड तक का एरिया आएगा, देखो, और ये टोटल 7.5 सेकंड का एरिया, देखो ये ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल का आधा करोगे तो 2 स्क्वायर बनेंगे, तो अगर ट्रायंगल ट्रायंगल देखोगे तो Q1 में एक ट्रायंगल और Q2 में 1 2 3 ट्रायंगल, देखो एरिया आएगा 1:3, क्लियर है क्या, समझ आया तुम्हें, चलो ये देखो, द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I बराबर 4 + 2t, तो यहाँ पे करंट आपको दिया है 4 + 2t एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये देखिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर I is in ampere and t is in second, then quantity of charge which has passes through the cross section of the wire during time 2 second to 6 second, मतलब 0 से नहीं पूछ रहा है, 2 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड के बीच में कितना करंट फ्लो किया, अब बताओ डायरेक्ट होगा कि इंटीग्रेशन से होगा, डायरेक्ट होगा कि इंटीग्रेशन से होगा, देखो दो तरीके से तुम कर सकते हो, अगर तुम डायरेक्ट जानते हो कि I इंटू dt का इंटीग्रेशन करेंगे ना T1 से T2 के बीच में, तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू मिलता है, तो तुम जानते हो I का इंटीग्रेशन क्यों देते हैं, I की वैल्यू दिया हुआ है 4 + 2t, तो इंटीग्रेशन करोगे 4 + 2t इंटू dt, लिमिट रखोगे 0 से और 2 से 6 तक, 2 से 6 तक ये आएगा, 4 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में 4t प्लस 2 बाहर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू t²/2, ये लिमिट आ जाएगा तुम्हारा 2 से 6 और यहां भी लिमिट है 2 से 6, 4 बाहर टाइम की जगह पे रखेंगे 6 - 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा 6 - 2 4 चौका 16 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 - 4, 36 - 4 32, 16 + 32, 48 कूलम आ रहा है आंसर, ये इंटीग्रेशन करके आया, तो देखो एक कांस्टेंट करंट पर भी करा दिया, एक वेरिएबल करंट पर भी करा दिया, एक एरिया पर भी करा दिया, बोलो सर एक स्लोप पर भी, अरे यार स्लोप पे तो एकदम फर्जी सवाल आएगा, एकदम फर्जी, कि भाई साहब ये है तेरा करंट वर्सेस टाइम का ये दो ग्राफ, इधर से एक का एंगल है 30 डिग्री
इधर से एक का एंगल है 45 डिग्री, ये है ए और ये है बी। दो वायर में करंट वर्सेस चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो वायर ए में और वायर बी में करंट का रेशियो बताओ क्या होगा। करंट वर्सेस चार्ज दिया, बोलो सर एक स्लोप पर भी। अरे यार स्लोप पे तो एकदम फर्जी सवाल आएगा, एकदम फर्जी कि भाई साहब ये है तेरा करंट वर्सेस टाइम का ये दो ग्राफ, इधर से एक का एंगल है 30 डिग्री, इधर से एक का एंगल है 45 डिग्री, ये है ए और ये है बी। दो वायर में करंट वर्सेस चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो वायर ए में और वायर बी में करंट का रेशियो बताओ क्या होगा। करंट वर्सेस चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, tan थीटा। चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, क्या है चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो वायर ए एंड वायर बी में फ्लो करने वाला करंट बताओ। तो करंट क्या होता है सर, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप। तो पहले ग्राफ का स्लोप बटा दूसरे ग्राफ का स्लोप, पहले ग्राफ का स्लोप tan 45 बटा tan 30। tan 45 is 1 and tan 30 is 1/√3। नहीं, तो क्या आपका √3:1 आएगा क्या आंसर? नहीं, एंगल तो ऑर्थो लाना ना। 1:√3 की √3:1। ए है 45 और बी है 30, तो tan 30 बाप रे बाप 1/√3 कह रहा है गुरु का, कहा और सब 1/√3 कह रहा है। tan 30 तो 1/√3 होता है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 तो √3:1 आएगा। अच्छा मैंने गलत किया, ए का 45 है, ओ बाप रे बाप भाई यहां से कैसे एंगल ले लोगे, एंगल तो यहां से लेना पड़ेगा 60 डिग्री और tan 60 तो √3 होता है, 1:√3। देखते फटाफट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये देखिए चार्ज दिया हुआ है q बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। अभी तक हमने करंट के फंक्शन में सवाल किया, अब देखिए यहाँ पे चार्ज गिवन है, जो कि गिवन है q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस। ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। देखिए चार्ज टाइम के फंक्शन में कैसे फ्लो कर रहा है वो गिवन है। थ्रू द वायर देन फाइंड करंट एट 2 सेकेंड। जैसे ही आपसे पूछ रहा है करंट एट 2 सेकेंड, एट का मतलब क्या होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड का मतलब क्या है सर, इन 2 सेकेंड मतलब एवरेज, इन 2 सेकेंड मतलब एवरेज। तो यहां पे चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे आप dq by dt। चार्ज को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे dq by dt। तो dq by dt होगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2, ये है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t प्लस 2, क्या होगा 2t प्लस 2। यहाँ पे कब चाहिए 2 सेकंड पर चाहिए, तो टाइम को 2 रखो, 2 गुना 2 प्लस 2, 2 दूना 4, 2 6 एम्पियर आएगा। ये 6 एम्पियर करंट कब आया है एग्जैक्टली 2 सेकंड पर, एट 2 सेकंड, एट 2 सेकंड एग्जैक्टली 2 सेकंड पर आया 6। लेकिन इन 2 सेकंड पूछ रहा है, तो इन 2 सेकंड में मतलब बेटा जब एट पूछा होता है तो इंस्टेंटेनियस होता है, डिफरेंशिएट करते, और इन पूछता है तो एवरेज होता है। मतलब तुमसे एवरेज करंट पूछा, एवरेज करंट कब इन 2 सेकंड। 2 सेकंड का मतलब हो गया इन 2 सेकंड मतलब 0 to 2 सेकंड के बीच का इंटरवल। तो यहाँ पे आप फ्लो ऑफ चार्ज देखेंगे कि हमारा चार्ज 2 सेकंड पर कितना है, हमारा चार्ज 0 पर कितना था, टोटल टाइम 2 सेकंड लिया, तो 2 सेकंड पर चार्ज क्या होगा 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 माइनस 4, 4 आएगा। एंड टी इज इक्वल टू 0 पे रखेंगे तो 0 0 माइनस 4 आएगा बटा 2, तो प्लस 8 बटा 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो इन 2 सेकंड और एट 2 सेकंड में आपको फर्क समझ में आया क्या, इन 2 सेकंड एंड एट 2 सेकंड में आपको फर्क समझ में आया क्या, इन 2 सेकंड और एट 2 सेकंड में क्या आपको फर्क समझ में आया। ये देखिए थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन n1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर पासिंग, मतलब 1 सेकेंड में n1 इलेक्ट्रॉन गया है,
पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो अगर बेटा लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रॉन गया है तो राइट से लेफ्ट की तरफ करंट आएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो आएगा टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम 1 सेकेंड और टोटल चार्ज कितना हो गया N1E। N1E तो चार्ज हुआ, N1E करंट हो जाएगा राइट से लेफ्ट। टोटल टाइम नीचे 1 सेकेंड है, माइनस अब नहीं लिखेंगे, करंट का डायरेक्शन तो निकाल लिया पीछे की तरफ है। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गया तो करंट राइट से लेफ्ट है। एंड N2 प्रोटॉन पर सेकेंड पासिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, N2 प्रोटॉन। तो N2 प्रोटॉन इधर आया है राइट से लेफ्ट की तरफ, प्रोटॉन जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है करंट भी उधर ही जाता है, तो इसका भी करंट प्रोटॉन का भी इधर ही होगा। कितना N2E टोटल चार्ज गया, टोटल टाइम 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा N2E। टोटल करंट अगर आपसे पूछे तो होगा N1E प्लस N2E, E कॉमन निकल जाएगा तो N1 प्लस N2 इंटू E आपका आंसर आएगा। प्रोटॉन उधर गया, करंट भी तो अंदर ही गया, लेफ्ट की तरफ करंट आ रहा है। N1 स्क्वायर कहां से आ गया भाई, स्क्वायर कहां से आएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो, और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। दोनों करंट ऐड हो रहे हैं, बताइए क्यों। दोनों करंट ऐड हो रहे हैं, बताइए क्यों। सेम साइड तो है। सेम साइड जो है, लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी एफ मतलब सर टाइम पीरियड हो जाएगा उसका 1/f, मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो किसी इंस्टेंट का टाइम है कि एक रोटेशन में लगने वाला टाइम है। टाइम पीरियड क्या होता है, किसी इंस्टेंट का होता है कि एक रोटेशन में लगने वाला टाइम होता है। एक रोटेशन का टाइम। तो यहां पे जो करंट पूछा है, ये इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, यहां पे क्या पूछा है, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्या घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्या घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है विथ फ्रीक्वेंसी एफ। देन फाइंड करंट। तो करंट क्या होगा, अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो करंट क्या होगा, देन फाइंड करंट। करंट क्या होगा, तो देखो भाई करंट यहां पे आएगा एवरेज, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे करंट नहीं पूछा है, वो पूछा है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मान लो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितने देर बाद दोबारा वो इलेक्ट्रॉन आएगा, कैपिटल टी टाइम के बाद, फिर वो कितने देर बाद यहां से क्रॉस करेगा, कैपिटल टी, फिर कितने देर बाद क्रॉस करेगा, कैपिटल टी टाइम। मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एवरेज करें। टोटल चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टोटल टाइम कैपिटल टी। टी को लिख सकते हैं आप 1/t को लिख सकते हैं एफ, ईएफ एम्पियर इज योर करंट, ईएफ एम्पियर इज योर करंट। अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं, मुझे निकालना है, मुझे निकालना है यहां पे करंट कौन सा, एवरेज, लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्पीड के टर्म्स, मान लो इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया हुआ है v, इलेक्ट्रॉन v स्पीड से घूम रहा है, तो चार्ज टोटल इलेक्ट्रॉन का e, और टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस 2πr/v। बोलो तो टाइम को क्या लिख सकते हैं भाई, इसी टाइम को लिखा है मैंने यहाँ पे, टाइम को क्या लिख सकते हैं, टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो v ऊपर चला जाएगा, EV/2πr एम्पियर इज योर करंट, EV/2πr एम्पियर इज योर करंट। बोलिए समझ में आया।
में आया? बताइए समझ में आया? बताइए समझ में आया? ईवी बटा 2 पाई आर। यस। अच्छा ये देखिए, मान लीजिए कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? आइसोलेटेड कंडक्टर। और ये जो भाई साहब आइसोलेटेड कंडक्टर है, नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी, नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी, नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं, नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। हाँ सर है। नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। मतलब सिंपल एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। इस आइसोलेटेड कंडक्टर में अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर इनसाइड मटेरियल है, पूरा भरा हुआ अंदर मटेरियल है, तो क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पे घूम रहे होंगे? अगर मटेरियल यहाँ पे पूरा भरा हुआ है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होंगे वो कहां घूम रहे होंगे? बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होंगे वो कहां घूम रहे होंगे? तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे वो मटेरियल के अंदर रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन पीछे तो एक इलेक्ट्रॉन आगे, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ऐसे चल रहा। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर में बेटा, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves in a random direction. Large number of electrons moves with moving large number of electrons moving inside matter in random direction with high speed और जो उनका स्पीड का ऑर्डर होता है ना बेटा वो बहुत हाई होता है, 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड टू 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ लो हजारों लाखों मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन चल रहे होते। बट उसकी वेलोसिटी जो लेते हैं, सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी लेते हैं वो जीरो आता है ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? रैंडम, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं। अच्छा ऐसा भी नहीं कि एक का लेंगे तो एक का आएगा, तो एक का भी नहीं आएगा भाई। तब जो इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है टकरा के ऊपर जाएगा, फिर टकरा के इधर जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लो या सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स लो, दोनों जीरो है। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसकी स्पीड जीरो नहीं होती, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर आता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी रैंडमनेस और स्पीड बढ़ेगी। If we increase temperature, then randomness will increase. Randomness इसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसको डायरेक्शनल मोशन में लेके चलना बहुत टफ हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी मैंने बताई? आइसोलेटेड कंडक्टर की। मतलब जब तक इसमें कोई बैटरी नहीं लगा। अच्छा पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रेट लाइन। अब ये कर्व पे थोड़ी चलेगा, ये तो जा रहा है, जैसे किसी टकराएगा फिर इधर जाएगा, सीधा चलेगा फिर टकराएगा, ऐसे ऐसे जिगजैग पैथ में ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है। तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो इसलिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जीरो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी से उसकी रैंडमनेस बढ़ेगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके। अब मान लो कि मैंने उसमें बैटरी लगा दी। मान लो इस कंडक्टर के क्रॉस मैंने बैटरी लगा दी। लो भाई साहब बैटरी लग गया। अब इस बैटरी का ईएमएफ है ई। ईएमएफ ई का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ई नहीं वी लेते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ईएमएफ है वी। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ पे प्लस भी होगा। मान लो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट मान लिया।
इधर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बैटरी से कूद के इधर जाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, प्लस V। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V का। और टोटल लेंथ कंडक्टर का अगर मैं L मान लेता हूँ, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड अंदर में, जो कि होगा V/L। क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ये A है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब एक इलेक्ट्रॉन की बात तो हो गई नहीं, मोटा मोटा मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लाखों करोड़ इलेक्ट्रॉन। अब उसकी पाथ कैसी होगी वो समझो। पाथ कैसे डिफाइन देखेंगे, पाथ ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और भाई साहब इलेक्ट्रॉन तेजी में ऊपर जा रहा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ बैटरी ने डेवलप किया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगा। अब इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर पीछे धक्का मार रहा है, मतलब बैटरी की वजह से पीछे जाना चाह रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो ऊपर। अब ये कहां जाएगा, वही प्रोजेक्टाइल वाला केस हो गया कि मान लो बॉल को मैं इधर फेंकूं और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो पाथ ऐसे होता है पैराबोलिक, इसका पाथ ऐसे जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, बैटरी नहीं लगाता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बैटरी नहीं होता, तो ये यहां से चल के यहां पहुंच, लेकिन बैटरी के होने की वजह से हम यहां पहुंच रहे हैं। एक्चुअल पाथ उसका कैसा है, पैराबोलिक। पैराबोलिक, लेकिन सर पैराबोलिक तो उसका ना जो ऐसे जा रहा था, जो ऐसे जा रहा था पहले से इलेक्ट्रॉन, उसका भी पैराबोलिक। जो इस लाइन में जा रहा है उस पर फोर्स इधर लगा है, फोर्स इधर, कांस्टेंट फोर्स इधर, और जा इधर रहा, तो ऐसे पहुंचेगा यहाँ। ये भी देखो पाथ पैराबोलिक। अच्छा सर जो सीधे चल रहा होगा उसका तो स्ट्रेट रह जाएगा, तो स्ट्रेट यहाँ पे 2-4 इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन लाखों इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा, पैराबोलिक। लाखों इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा, पैराबोलिक। तो यहाँ पे पैराबोलिक पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का, पैराबोलिक पाथ पे चलेगा। और कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा उसमें स्मॉल ई कैपिटल ई, ये फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई बटा मास, ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन यहां था तब मैंने फोटो खींचा, और थोड़ी देर बाद मैंने फोटो खींचा तो इलेक्ट्रॉन मुझे यहां मिला, तो मैं मानूंगा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया। लेकिन अगर बैटरी नहीं लगा होता तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता, पर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। मतलब अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं बैटरी लगने और बैटरी ना लगने के बीच में, तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर बैटरी नहीं होता तो मुझे इलेक्ट्रॉन जो यहां था थोड़ी देर बाद यहां दिखाई देगा, और बैटरी है तो थोड़ी देर बाद यहां दिखाई देगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये पाथ ड्रिफ्टेड पाथ, ये ड्रिफ्टेड पाथ, ड्रिफ्टेड लेंथ है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन तो बिना बैटरी के भी चल रहा था। अगर मैं आपसे पूछता कि बैटरी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, यहां, और बैटरी है तो कहां पहुंचेगा, यहां, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया है, सिंपल सी बात। बैटरी अगर है तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, बैटरी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, ऐसे पहुंचेगा। 9th-10th की किताबों में देखोगे, 9th-10th की किताबों में तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पैराबोलिक पाथ पे चलता है बैटरी लगाने के, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एकदम डिसिप्लिन तरीके से ऐसे चलाता हुआ तुमको दिखाएंगे फोटो। क्या आपने किसी किताब में ऐसा फोटो देखा है कि एकदम शांति से सारा इलेक्ट्रॉन सावधान की मुद्रा में ऐसे 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 चल रहा है, एकदम सब डिसिप्लिन तरीके से। अब ऐसा इलेक्ट्रॉन शांति से थोड़ी ना बैठा था, वहां पे जो एकदम झुगुर मुगुर हो रहा था, एकदम झुगुर मुगुर हो रहा था। तो ये जो पाथ दिखाते हैं ऐसा एकदम डिसिप्लिन्ड पाथ दिखाते हैं, भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन एकदम लाइन में भोज के पाती में बैठा है और सारा इलेक्ट्रॉन एकदम शांति से ऐसे चल रहा है। क्या ऐसा होना पॉसिबल है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है, नहीं। ये इफेक्टिव पाथ होता है, इफेक्टिव पाथ होता है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं है। ये कैसा पाथ है, ये इफेक्टिव पाथ, इफेक्टिव, इफेक्टिव। ये कैसा पाथ है, इफेक्टिव। कैसा पाथ है, इफेक्टिव, इफेक्टिव। कैसा, इफेक्टिव। वैसे इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, पैराबोलिक, और ये कैसा, इफेक्टिव, इफेक्टिव। इस पाथ पे इलेक्ट्रॉन ना डिसिप्लिन तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले जो इधर जुगुल मुगुल कर रहा था, बैटरी लगने से एकदम डिसिप्लिन हो जाएगा। बैटरी लगने से एकदम डिसिप्लिन हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब उसकी हम स्पीड नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट कितना किया वो वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन एवरेज इनटू टाउ। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ होता है रिलैक्सेशन। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन बताइए क्या है? स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, ये एक्सेलरेशन। और ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ। टाउ इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। टाउ, टाउ को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कितने टाइम तक वो रिलैक्स रहा, कितने टाइम तक रिलैक्स रहा, मतलब दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। और ये ऐसा नहीं कि किसी भी दो कोलिजन के बीच का टाइम है, ये दो कोलिजन के बीच का एक बार टाइम लिया, फिर दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम लिया, फिर तीसरे कोलिजन के बीच का टाइम लिया, फिर चौथे कोलिजन के बीच का टाइम लिया, फिर पांचवें कोलिजन के बीच का टाइम लिया, 10वें कोलिजन के बीच का टाइम लिया, फिर उसका क्या निकाला? एवरेज। तो ये है एवरेज डिस्टेंस, सॉरी एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन। अब मुझे बताओ ये एवरेज एक्सीलरेशन कितना है? सर फोर्स लगा है स्मॉल ई कैपिटल ई, फोर्स स्मॉल ई कैपिटल ई, तो एक्सीलरेशन स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, एक्सीलरेशन स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्सीलरेशन टू टाउ, स्मॉल ई कैपिटल एम बाई टू टाउ। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहां पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल ई वी टाउ बाई एमएल, ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा। ऐसे याद रखो, फोर्स होता है स्मॉल ई कैपिटल ई, तो मास क्या हो जाएगा? स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम मास, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉरी फोर्स क्या होता है? स्मॉल ई कैपिटल ई, फोर्स क्या होता है? स्मॉल ई कैपिटल ई, ठीक है, स्मॉल ई कैपिटल ई फोर्स हो गया। फोर्स बटा मास क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन, स्मॉल ई कैपिटल ई बटा मास एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी स्मॉल ई बाई एम इनटू टाउ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तुमको ये सिखाना चाह रहा हूँ। फोर्स बता, फोर्स बता स्मॉल ई कैपिटल ई, फोर्स बटा क्यू ई, हाँ सर। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बटा मास, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इनटू टाउ। ये आ गया आंसर, बताइए, ये आ गया आंसर। सोचिए, सोचिए, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। फोर्स स्मॉल ई कैपिटल ई, मास से डिवाइड किया तो एक्सीलरेशन, टाइम से मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी। बताओ बताओ बताओ, बोलो हाँ कि नहीं? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम समझेंगे एक्सप्रेशन ऑफ करंट। एक्सप्रेशन ऑफ करंट का मतलब, एक्सप्रेशन ऑफ करंट, करंट जो फ्लो कर रहा है उसका एक्सप्रेशन है। तो मतलब ये कि मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में n, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है वो n है। अब मान लो कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव पाथ चल रहे हैं, है ना, इफेक्टिव पाथ चल रहे हैं, है ना, इफेक्टिव मतलब चल तो पैराबोला पे है, लेकिन हम इफेक्टिव मोशन कैसा मानेंगे? तो बैटरी नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बैटरी होता तो थोड़ा पीछे होता, यहाँ बैटरी होता तो थोड़ा पीछे होता, बैटरी होता तो थोड़ा पीछे होता। क्या ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे होंगे बैटरी के होने की वजह से पीछे की तरफ? हाँ। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए मानता हूं और ये छोटा सा डीएल लेंथ है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव किया है इन टाइम dt, डीएल लेंथ ट्रेवल्ड इन टाइम dt, इन टाइम dt टाइम में ये यहां से यहां तक आया है, dt टाइम में यहां से यहां तक आया। तो करंट बराबर क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बताओ कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ए और टोटल लेंथ dl, तो टोटल ये वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया a इंटू डीएल। अब इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे एक यूनिट वॉल्यूम में n, तो इस टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन होंगे dq बराबर होगा n इंटू a dl। भाई ये एक यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा na dl, ये dq की वैल्यू बाई dt। और छोटा सा लेंथ डायरेक्शनल मोशन में जो गया, जैसे यहाँ पे बैटरी लगाया मैंने, जब तो बैटरी लगाया तो हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो छोटा सा लेंथ चलेगा dl, डी टाइम, उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो I बराबर n, अच्छा
ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज के लिए तो ई से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज के लिए तो ई से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया एन ई ए इंटू डी एल बाई डी टी, और डी एल बाई डी टी तुम्हारा हो जाएगा वी डी। आई बराबर एन ई ए वी डी, ये ड्राइव करके दिया, चाहता तो मैं लिख देता डायरेक्ट, लर्न कर लोगे, करंट का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, जहां पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई है तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ए है बेटा तेरा एरिया, कैपिटल ए है एरिया, और वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बार और बता देता हूं, एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो उसमें चार्ज कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो, डीक्यू आ गया, डीक्यू बाई डीएल, डीएल बाई डीटी हो गया तेरा वीडी, एनईए वीडी, करंट का एक्सप्रेशन एनईए वीडी। तो सर यहां से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो अलग अलग मिलते हुए दिखाई देती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो अलग अलग मिलता हुआ दिखाई देता है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये वीडी बराबर था स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, देखो, और एक यहां से अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखूं तो वीडी बराबर होगा आई बटा एनईए, वीडी बराबर होगा करंट बटा, देखो वीडी बराबर होगा करंट बटा एनईए, एनईए, ये दो इक्वेशन तुमको मिला कि नहीं मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर मिल तो रहा है। अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रख, तो ये है आपका स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम बराबर, इसको मैं इसके बराबर रखूंगा, इसके बराबर रखूंगा तो जाएगा आई बटा एन ई ए, भाई इसके बराबर तो लिख ही सकते हो, मुझे सिर्फ करंट का अगर एक्सप्रेशन चाहिए तो आई रहने देता हूं, इन टर्म सबको इधर ले जाता हूं, तो एन यहाँ पे एक ही आएगा, एन ई स्क्वायर, देखो ना एन यहाँ पे आया, स्मॉल ई का होल स्क्वायर, ए ये जाएगा ए ई टाउ टाउ बटा एन, यही होगा, मतलब इस करंट को रहने दिया, बाकी सब उधर ले, देख लीजिए, देखो ना बेटा, आई रहने दिया, एन ए को ले गया, तो एन ए जब आ जाएगा तो एन ए स्क्वायर ई टाउ एन, एन ए स्क्वायर देखो ई टाउ ए बाई एन। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ वी बाई एन, तो मैं लिखता हूँ एन ए स्क्वायर टाउ ए वी, मतलब पोटेंशियल, वी फॉर पोटेंशियल, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ वी बाई एम इंटू एन। ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको देखो और समझने की कोशिश करो, ये कुछ लॉ है क्या, कहीं देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, ये कहीं ये देखा हुआ टर्म लग रहा है, ये कोई लॉ है क्या, कोई फॉर्मूला है क्या, कोई देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, बताओ, कोई लॉ, कोई फॉर्मूला, कोई देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, देख के बताओ एक बार, कोई देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, देख के बताओ एक बार, कोई देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, देख के बताओ एक बार, बताओ, कोई देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, सोचो, सोच के समझने की कोशिश करो, कोई देखा हुआ टर्म लग रहा है क्या, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये असल में बहुत माइन्यूट और बहुत डिटेल और बहुत छोटा मतलब एकदम खोल के एकदम डिटेल में, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक्चुअल में अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा V बराबर आई आर, राइट, या आई से पढ़ा होगा I इज इक्वल टू V बाई आर, यही तो ओम्स लॉ है। हाँ, तो देखो I और ये V बटा में, ये जो पूरा टर्म है ना, वो एक्चुअल में 1 बाई आर है, 1 बाई आर, मतलब R को अगर मैं यहां से लिखूं कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके लिखूं, तो R बराबर क्या आएगा, R बराबर आएगा ml बटा एन ए स्क्वायर टाउ है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है।
अगर कंपेयर करके मैं लिखूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, इसको और इसको कंपेयर करूं, तो I इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, सॉरी I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। ये आर नीचे में और नीचे में ये एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ हुई, एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ हुई, आर हो गया। और आप 10th में पढ़े होंगे बेटा, आप 10th में पढ़े होंगे कि सर आर बटा तो होता है रो ए बाई एल, आपने पढ़ा है ये जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, नहीं गलत है। आर बराबर होता है रो एल बाई, ये पढ़ा है आपने, बताइए तो ये पढ़ा है आपने, तो ये तो हम जानते हैं, तो 10वीं में पढ़ा है। और यहाँ पे आर बराबर क्या है, एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ। यहाँ पे आर बराबर क्या है, यहाँ पे आर बराबर है एम एल बटा एन ए स्क्वायर टाउ। ये आपने निकाला है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों को बेटा अगर आप कंपेयर करें तो दोनों तो रेसिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, आर आर, ये एल बाई ए देखो यहाँ पर, इसको अगर मैं छोड़ दूं, ये एल बाई ए देखो, एल बाई ए, तो रो का फॉर्मूला एक्चुअल में आ रहा है एम बटा एन ए स्क्वायर टाउ, जहाँ पे रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी सिग्मा इज नथिंग बट 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज सिग्मा इज 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज अ सिग्मा 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। मतलब अगर इस रो को मैं नीचे रख दूं, इन्वर्स कर दूं, तो ये सिग्मा आ जाएगा, वो होगा एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम, ये होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाई एम। एक्चुअली मजाक में मैंने तुम्हें 4 5 6 फॉर्मूला पढ़ा दिए, और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट नीट में सवाल आते हैं, जेईई मेन में सवाल आते हैं। क्या सर कंडक्टिविटी होता क्या है तो बताओ, बताऊंगा ना बेटा। कंडक्टिविटी वो होता है किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने की जो क्षमता होती है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने की जो क्षमता होती है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराने की जो क्षमता होती है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। और करंट फ्लो कराने की क्षमता ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा, उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। किसी चीज को तुम्हें मूव कराना है, उसका मास बहुत ज्यादा है, उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी ना, वो कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब ये बैठा है, ये बैठ, ये मोटी पिंकी देखिए, मोटी पिंकी है। अब इसको मुझे कहीं लेके जाना है। अब ये चली भाई साहब, चलो सर जी, चलो सर जी। अब ये बेचारा देखो रामलाल, ये दोनों में देखो क्या है, ये कुपोषण का शिकार है। इसको चलो, इसको तो उठा के फेंक दूंगा, एक ही लाइन में कहीं भी पहुंच जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि किसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान, किसको कंडक्ट कराना आसान, इसको कंडक्ट कराना आसान है। तो जितना पार्टिकल का मास कम होता है, देखो जितना मास कम होगा, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। और यहां पे करंट किसकी वजह से फ्लो करता है सर, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी। तो एक चीज मैं तुम्हें बस याद करने को बोलूंगा यहाँ पे, सिर्फ एक चीज, और वो है कंडक्टिविटी एकदम फील्ड के साथ। कंडक्टिविटी एकदम फील्ड के साथ। बताओ क्या कंडक्टिविटी तुम्हें याद है एकदम फील्ड के साथ? फील्ड के साथ कंडक्टिविटी तुम्हें याद हो जाएगा फील्ड के साथ। क्या है कंडक्टिविटी? सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी एकदम फील्ड के साथ। सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी एकदम फील्ड के साथ। सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी एकदम फील्ड के साथ। सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम। कंडक्टिविटी एकदम फील्ड के साथ। सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ, इसको रट लो, मार रट्टा दे, मार रट्टा दे। सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई, रट लोगे? सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई, 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 सिग्मा बराबर एन ए स्क्वायर टाउ बाई। ठीक है, अब हम तुमसे अगर पूछे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है बेटा, रेसिस्टिविटी क्या होता है, तुम बोलोगे रेसिस्टिविटी जो होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी मैंने रटा हुआ है एन ए स्क्वायर टाउ बाई एम। तो रो क्या होगा? रो होगा एम बटा एन ए स्क्वायर टाउ, रो याद होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कितना होता है, तुम बता सकते हो? कोई आइडिया है? बोलोगे हाँ सर, रेसिस्टेंस सर होता है रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का सर। रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस कम होगा,
जितना कम एरिया रखोगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये फॉर्मूला होता है। और आर बराबर रो तो हमें पता है सर, रो तो ये रहा एम बटा एन स्क्वायर टाउ, तो रो रहा तो रहा एम बटा एन स्क्वायर टाउ, ये हो गया एल बाई ए, ये तेरा रेसिस्टेंस बन गया। और अगर मैं पूछूं ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ तुम जानते हो कि सर ओम्स लॉ है V बराबर आई आर, हम जानते हैं सर, ये V है पोटेंशियल, आई है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू ये रहे। तो अगर मैं रेसिस्टेंस यहाँ पे रख दूं ml बटा एन स्क्वायर टाउ ए, तो ये क्या तेरा ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म वाला आ गया। हाँ? ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म वाला ओम्स लॉ आ गया, ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और यही जो फॉर्मूला आया था वो एक्चुअल में दो फॉर्मूले से आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन इनटू टाइम, फोर्स बटा मास इनटू टाइम में वेलोसिटी आया था, और एक फॉर्मूला था I बराबर NEAVD जो करंट के एक्सप्रेशन था। इन दोनों से ही तो मिलके ये बनाना, और यही तो मैंने बोला था V बराबर IR है, तो I को छोड़ दो तो ये R हो जाएगा, और ये R है, R में L और A को छोड़ दोगे तो ये रो हो जाएगा, रो को उल्टा कर दोगे तो सिग्मा हो जाएगा। What you have feel here? What do you feel here? Feel that you derived the same expression in opposite direction. Yes, you study the formula in forward direction and study the formula in backward direction. Forward and backward is the equal to feel all the time. See here. तो पी लेकर चाह जो मेरी नहीं बनाएगा, अच्छा मैं तेरी बूटियां पी लूं। आप जो पियेंगे क्या तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुमको ये याद हो गया? एक्चुअल में मैंने क्या किया कि पहले तुम्हें वीडी समझाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाया, मैंने तुम्हें एक्सप्रेशन ऑफ करंट समझाया, ये दोनों समझाने के बाद इन दोनों को ऐड करके ये समझाया, इसमें तुमसे VI से कंपेयर करके आर समझाया, आर में एल और ए को छोड़ के रो समझाया, रो को उल्टा कर दिया सिग्मा समझाया, फिर तुम्हें आगे से मैंने पीछे ले गया, पीछे से आगे ले गया। बता अब तू कहता है कि सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, सब किसको कैसे याद रखना है। सर ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डैश कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ भी। देख इधर से, अगर मैं सिग्मा की बात करूं, देखिए आंख देख मेरा, सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा मैंने बोला रट ले, सिग्मा क्या होता है, एन स्क्वायर टाउ बाई एम सिग्मा होता है, एन स्क्वायर टाउ बाई एम सिग्मा होता है। जस्ट इसका हम जानते हैं कि रो बराबर 1 बाई सिग्मा है, तो रो हो जाएगा m बटा एन स्क्वायर टाउ, और जो तुम्हारा r होता है वो होता है रो l बाई a। तो यहां से अगर मैं रेसिस्टेंस लिखूंगा तो रो हो गया तेरा m l बटा एन स्क्वायर टाउ a, और हम जानते हैं कि ये तेरा r आ गया, तो v बराबर होता है आई आर, तो v इज इक्वल टू आई, और r हो जाएगा ml बटा एन स्क्वायर टाउ ए। ये आया था I बराबर NEAVD से, और VD होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। मोबिलिटी आगे पढ़ने वाले हो तो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मोबिलिटी डिफाइन हो के आ जाएगा, है ना, मोबिलिटी यहां से तुम्हारा आ जाएगा, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, और बटा ई से ही कट जाएगा, तो ये मोबिलिटी बच जाएगा। और करंट डेंसिटी होता है करंट बटा एरिया, खत्म ही चैप्टर। सही है? अरे वाह क्या सीक्वेंस में लिखा है, देख इधर, सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टाउ, हाँ सर, सिग्मा बराबर एन स्क्वायर टाउ, तो रो बराबर क्या होगा 1 अपॉन सिग्मा, तो ये एन स्क्वायर टाउ बाई एम कर देंगे, रो आ गया। रो में हम जानते हैं इतने बड़े से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर हो जाएगा, तो यहां से आर हो जाएगा तेरा रो की वैल्यू हो गई एम एल बटा एन स्क्वायर टाउ ए, तो v बराबर आई आर, जिसमें r की वैल्यू रख देंगे, ले क्या फैक्टर समझ में आया? आगे बढ़ाऊंगा ना, मोबिलिटी बढ़ाऊंगा, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी बढ़ाऊंगा। तो ये क्या, ये पहला वाला जो सेक्शन है, पहला जो लेक्चर है, इसमें देयर आर काफी सारा फॉर्मूला, देयर आर काफी सारा फॉर्मूला, काफी सारा फॉर्मूला। देख मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी डिफाइंड होता है म्यू से, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं मोबिलिटी। तो क्या मैं तुमसे ये पूछूं कि इफ drift velocity becomes double, VD, drift velocity becomes double, then mobility will
then mobility will मैं ये तेरे से ना सही या गलत कराने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए पूछ रहा हूँ। तू गलत भी करेगा ना कोई दिक्कत नहीं, सही भी करेगा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स डबल देन मोबिलिटी भी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल करोगे तो मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डबल करोगे तो मोबिलिटी डबल हो जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में म्यू रिमेन्स सेम। अब तू सोच कि क्यों ऐसा क्यों हो सकता है सर, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल किया है तो फिर 2 का फैक्टर आएगा, डबल तो होना चाहिए। या कोई हिडन कंसेप्ट है या कुछ है ऐसी चीज जो उसको सेम ही बना के रखेगा। यस, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम होती है। हाँ, पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ वीडी इन मोबिलिटी तो म्यू बराबर आपका आएगा वीडी की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम और डिवाइड डिवाइडेड बाय कैपिटल ई से ही कट गया, तो स्मॉल ई टाउ बाई एम आपका मोबिलिटी है। स्मॉल ई टाउ बाई एम आपका क्या आएगा, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तुम डबल कर रहे हो, तो डबल कैसे होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल अपने आप होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम डबल करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करने पे मोबिलिटी अपने आप होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो डबल कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर नहीं सकते, टाउ डबल कर नहीं सकते, तो एक्चुअल में ई ही वेरिएबल है वीडी के वेरिएबिलिटी से। समझ में आया क्या? तो स्मॉल ई टाउ बाई एम, तो एक्चुअल में मोबिलिटी देखोगे तो क्या आ रहा है, वर स्मॉल ई टाउ बाई एम, मतलब मोबिलिटी इज नॉट अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी, मोबिलिटी इज समथिंग दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और मोबिलिटी मतलब भागने की क्षमता, मोबाइल होने की क्षमता, इधर से उधर करने की क्षमता, मोबाइल मतलब इधर उधर करने की क्षमता, भागने की क्षमता। और मोबिलिटी उसका ज्यादा होगा जिसका चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा उसको, और मोबिलिटी उसका कम होगा जिसकी मास ज्यादा होगी। मतलब मोबिलिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए डिफाइन होती है जो उसका चार्ज रिलैक्सेशन टाइम बटा मास ही डिफाइन होता है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टाउ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो चार्ज प्रोटॉन का भी टाउ रिलैक्सेशन टाइम बटा मास ऑफ प्रोटॉन। अब बोलो मास ऑफ प्रोटॉन तो बहुत ज्यादा होता है, हाँ ये ज्यादा तो ये कम, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। बताओ क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा, तो ये मोबाइल कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया बात? क्या मोबिलिटी की फील आई? बेटा बहुत जल्दी बताओ, क्या मोबिलिटी की फील आई? अब तुम्हें मान लो मोबिलिटी में पूछता हूँ कि मोबिलिटी मुझे बताओ प्रोटॉन का, मोबिलिटी बताओ न्यूट्रॉन का, मोबिलिटी बताओ अल्फा पार्टिकल का, तो निकाल सकते हो मोबिलिटी, प्रोटॉन का मोबिलिटी, न्यूट्रॉन का मोबिलिटी, अल्फा पार्टिकल का मोबिलिटी निकाल सकते हो। प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का मोबिलिटी बताओ थोड़ा सो गए। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अच्छा बताओ, मैं छुट्टी दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? कोई प्रोडक्टिव काम करोगे? तो मैं दे देता हूँ। तो प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज न्यूट्रॉन का मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो मास उसको हो जाएगा इसका 2m और चार्ज इसका अभी भी रहेगा ये। और अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन मतलब चार्ज 2e और मास 4m। अब निकाल लो, बाकी तो सारा लिख दिया मैंने। क्या करोगे अगर मैं छुट्टी दे भी दूंगा तो क्या करोगे? इससे सिलेक्शन होगा, नहाने से सिलेक्शन होता है। पढ़े रहो एकदम भसक्कर की तरह, मतलब ऐसा ऐसे पढ़े रहो कि मतलब तुमको 10-20 दिन हो जाए नहाए हुए, वहीं पे बैठ के पढ़ते रहो, मतलब बदबू आने लगे, लोग वहां से भाग जाएगी, बाप रे बाप कितना महकता है ये, महका के रखो घर को। एकदम पढ़े रहो, 20-25 दिन हो गया नहाए हुए, पता नहीं चल रहा, हो सवाल नहीं है, बाहर ऐसे पढ़ रहे हैं, दाढ़ी ऐसे नीचे झूला हुआ है, पढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
क्लास कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट प्रिपरेशन, अच्छा टेस्ट कल टेस्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, यस आई कैन। लोग आ ही ना घर में, और देख फिर आइसोलेट, तू कहता है ना हमको डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा टेस्ट है क्या यार, सॉरी ये मुझे नहीं ध्यान था, चलो मैं आधा घंटा और पढ़ाता, हमारा टेस्ट है, चलो छोड़ देता कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं आधा घंटा बाद में कभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये आधा घंटा मैंने तेरे पर उधार रहा, मैंने तुम्हें आज 45 मिनट दिए, इनफैक्ट 45 मिनट तो और पढ़ाता मैं, तो मेरा 45 मिनट तेरे पे उधार है, मानता है, और ये मैं 45 मिनट कभी भी ले लूंगा, तू जानता है, तभी छोड़ूंगा बता। और जिन लोगों को टेस्ट नहीं देना ना, वो बोलेंगे कंटिन्यू, भाई टेस्ट प्रिपरेशन करना जरूरी है, भाई करोगे ना टेस्ट का प्रिपरेशन। 45 मिनट तेरे पे उधार है, बोल 45 मिनट आज तू मेरे से उधार लेके जा रहा है, मेरा समय तू मुझे वापस करेगा, बोल करेगा प्रॉमिस। 45 मिनट तू मेरा लेके जा रहा है, टेस्ट के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, वापस करेगा, छोड़ रहा हूं, 45 मिनट में ले लूंगा, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, चल कल ले लू 45 मिनट, बोल क्या 45 मिनट संडे के शाम को ले लू, संडे इवनिंग 45 मिनट देगा, और अभी टेस्ट का प्रिपरेशन कर ले। सर कभी नहीं देगा, कभी नहीं दे रहा जी सर, मंडे ले लो, संडे मत छेड़ो, 45 मिनट की बात है, मैं एकदम नियम कानून चलता हूँ, 45 मिनट मतलब 45 मिनट, इससे ज्यादा ना कम, जल्दी पोल करके 30 मिनट में खत्म कर। ये कौन सा है चल रहा है भाई, जल्दी पोल करके 30 सेकंड में खत्म कर, बता कल कब देगा, बता संडे इवनिंग देगा, कभी नहीं देगा, मंडे इवनिंग दे, मंडे दे देगा, चल बता कब दे देगा मेरा 45 मिनट, बोल बोल कब दे देगा, जो सबसे ज्यादा बोला है उस दिन मैं ले लूंगा अपना टाइम, छोड़ूंगा तो नहीं। कभी नहीं देगा, ये कौन से 12% है, चप्पल मारूंगा। सी तो कह रहा है मंडे को ले लो, और एक कह रहा है 57% लोग कह रहे हैं। अब देखो ये करूंगा तो ये दुखी हो जाएंगे, ये करूंगा तो ये दुखी हो जाएंगे, तो मुझे किसके हिसाब से जाना चाहिए, तुम खुद फैसला करो। मुझे 57% कल शाम को ले लूंगा, जाओ बेटा जाओ।